So far in lecture number 9, we have seen introduction to tracking system, and also we have discussed about natural or transient response characteristics in terms of relative stability and damping. Today we will see about forced response or steady state response characteristics in detail. And in further in this, we will see further concepts like steady state error or system type number. And also we will revisit initial value theorem and final value theorem to find out steady state values of these functions, which we have studied in, we have seen in lecture number 2. So we will revisit again, and we will see how we can apply initial and final value theorem to find out steady state response of the system. So जैसा कि हमने ट्रैकिंग सिस्टम में देखा कि शुरू में हर रिस्पांस के अंदर ट्रांजिएंट्स आते हैं. सो स्टार्टिंग के ऊपर जो सा वो ट्रांजिएंट रिस्पांस सिस्टम का आता है जो कि उसके नेचुरल कंपोनेंट की वजह से होता है. एंड वंस दिस नेचुरल कंपोनेंट और ट्रांजिएंट कंपोनेंट सेटल्स डाउन, तो उसके बाद जो है वो इनपुट आउटपुट जो है वो इनपुट को ट्रैक करना शुरू कर देती है. सो ये यहाँ से फिर आगे फोर्स्ड रिस्पांस या स्टेडी स्टेट रिस्पांस स्टार्ट हो जाता है. तो इसमें बहुत नेचुरल सी बात है कि वी विल बी इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट के एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी ये आउटपुट की वैल्यू क्या होगी. सो व्हाट वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस आउटपुट. एंड ऑल्सो साथ ही साथ हमें सिस्टम की इनिशियल कंडीशंस की भी जरूरत पड़ सकती है कि यही जो हमारे पास आउटपुट रिस्पॉन्स है इसकी एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो क्या वैल्यू थी. सो ये इनिशियल वैल्यू ऑफ एनी रिस्पॉन्स और फाइनल वैल्यू ऑफ एनी रिस्पॉन्स ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और इनकी हमें जो है वो कंट्रोल सिस्टम डिजाइन के अंदर जरूरत पड़ सकती है. So for this purpose, we can find out initial and final values of any complex domain function. उनकी हम initial और final time domain values find out कर सकते हैं from their complex domain or Laplace domain signal by using initial and final value theorems. So सबसे पहले अगर हम initial value की बात करें तो initial value theorem basically हमें at time t is equal to 0 उस function की value देगा time domain में. So this can be computed very simply by applying final initial value theorem in Laplace domain. So y of 0 initial value theorem यही basically state करता है कि जब time t is equal to 0 को लिमिट अप्रोच करती है तो s डोमेन के अंदर s जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है फॉर एस वाई ऑफ एस फंक्शन. सो अगर हमारे पास एस वाई ऑफ एस फंक्शन हम बना लें और उसमें s इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करें, s tends to infinity की लिमिट पुट करें, तो then we can find out the time domain value of that function at time t is equal to 0. So this was initial value theorem. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये y ऑफ एस लप्लास डोमेन सिग्नल गिवन है, सो इस पे इनिशियल वैल्यू थ्योरम हम अप्लाई करेंगे अब. सो बिफोर अप्लाइंग दिस लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेसिकली हमें जो फंक्शन चाहिए जिस पे हम करेंगे दैट इज एस वाई ऑफ एस. सो हेयर वी आर गिवन विद y ऑफ s, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई एन एस विद दिस, एंड देन एस वाई एस के प्रोडक्ट के ऊपर हम लिमिट जो है वो अप्लाई करेंगे. So before applying initial value theorem, you just have to manipulate this y of s function. So इस y of s function को आप इस तरह से manipulate करेंगे कि न्यूमिरेटर पॉलिनोमियल में और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ s है, हाईएस्ट पावर ऑफ s है, उस फैक्टर को आप कॉमन करेंगे न्यूमिरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. सो न्यूमिरेटर में मैक्सिमम जो s की पावर है दैट इज s रेज टू पावर 4. सो s रेज टू पावर 4 को आप पूरे न्यूमिरेटर पॉलिनोमियल में से कॉमन करें, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में आप जो सा वो s रेज टू पावर 5 इज हाईएस्ट फैक्टर ऑफ s. सो इसको आप अब इस पूरे पॉलिनोमियल से कॉमन करें, देन वी विल मेक प्रोडक्ट s y ऑफ s एंड देन वी विल अप्लाई लिमिट. सो इस तरह से y ऑफ s की मैनिपुलेशन के बाद जब आप हाईएस्ट फैक्टर्स को कॉमन कर लें तो रिजल्टेंट आपके पास ये न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल्स बनेंगे. नाउ यू आर इन द फेज कि आप अब जो है वो इस फंक्शन को एस वाई ऑफ एस फंक्शन बनाएं और इस पे लिमिट अप्लाई कर दें. सो हेयर वी विल गेट दिस, एंड नाउ यू कैन अप्लाई द लिमिट ऑन एस वाई ऑफ एस एस टेंड्स टू इन्फिनिटी. और ड्यू कैंसिलेशन ऑफ एस फैक्टर्स के बाद आप जो है वो
अब एस की जगह लिमिट पुट कर सकते हैं, एस की जगह इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं, एंड इट विल गिव यू रिजल्टेंट फाइनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन टाइम डोमेन विच विल बी -4/3. ओके, सो ये -4/3 आपके पास आएगी टाइम डोमेन में, एंड दिस इज टाइम डोमेन वैल्यू. ओके, सो दिस इज एक्चुअली लिमिट टाइम टेंड्स टू 0 ऑन y of t. ओके, सो ये हमारे पास y of 0 वैल्यू है. सो दिस इज द इनिशियल वैल्यू थ्योरम. सो यहाँ पे आप देखें कि जब भी हम s की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो जीरो बन जाएंगी. ओके, सो ऑल दीज टर्म्स विल बिकम जीरो and we will only left with -4/3, so which is the initial value of this function. अब यहाँ पे ये याद रखें कि यहाँ पे ये जो हमने स्टेप किया है s को कॉमन करने वाला, s के हाईएस्ट फैक्टर्स को कॉमन करने वाला, ये बहुत जरूरी है. अगर आप ये नहीं करेंगे तो डायरेक्टली अगर आप एस वाई ऑफ एस करके लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो देन यू विल गेट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, so which is undefined and should be avoided. So infinity by infinity form यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, और उस चीज को अवॉइड करने के लिए बेसिकली हमने ये स्टेप किया है कि जिसपे हमने s के हाईएस्ट फैक्टर्स को कॉमन किया है, ताकि जो सा वो s की जब लिमिट हम पुट कर रहे हैं तो टर्म्स जो सा वो जीरो हो जाए. ओके, सो ये इस तरह से अब आप इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे, एंड फाइनली यू कैन गेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ फंक्शन इन टाइम डोमेन, means that time t is equal to 0. नेक्स्ट, अगर हम फाइनल वैल्यू या स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ किसी भी टाइम फंक्शन y ऑफ t की निकालने की बात करें तो फॉर दैट वी विल यूज फाइनल वैल्यू थ्योरम. और फाइनल वैल्यू थ्योरम ये स्टेट करता है कि बेसिकली अगर हमारे पास एस वाई ऑफ एस फंक्शन और लप्लास डोमेन में, तो उस पर अगर हम s इज इक्वल टू 0 की लिमिट अप्लाई करते हैं तो दैट इज इक्वल टू limit time t tends to infinity in time domain signal. So means by applying final value theorem you can get time domain value of y at time t is equal to infinity. That means final value जो है वो time infinity के ऊपर क्या होगी सिस्टम की टाइम डोमेन में, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू अप्लाइंग फाइनल वैल्यू थ्योरम ऑन इट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म सिग्नल y of s. सो फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे पास ये y ऑफ s फंक्शन गिवन हो, तो अब इस पे फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करके हम फाइनल वैल्यू निकालेंगे या स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालेंगे टाइम डोमेन में. तो अब इस पे लिमिट अप्लाई करने से पहले इसको हमने एस वाई ऑफ एस बनाना है इस तरह से. लेकिन एस वाई ऑफ एस बनाने से पहले आपको वाई ऑफ एस फंक्शन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, और इसकी मैनिपुलेशन कुछ इस तरह से होगी कि आपने ये देखना है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पोलिनोमियल के जो आखिरी फैक्टर्स हैं या उसमें आखिरी जो टर्म्स आ रही हैं वो एस रेज़्ड पावर 0 की टर्म्स हों. ओके, सो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे अब आखिरी टर्म में एस का फैक्टर है, सो ये एस का फैक्टर जो है वो कॉमन निकल सकता है इस पूरे डिनोमिनेटर पोलिनोमियल से. तो एंड पे हमारे पास 2 के साथ एस रेज़्ड पावर 0 की या खाली कोफिशिएंट बचेगा, और न्यूमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास 3 खाली कोफिशिएंट है बिकॉज एस रेज़्ड टू पावर 0 इज 1. ओके, सो ये अब मैनिपुलेशन जो है वो फाइनल वैल्यू थ्योरम के लिए आपको y ऑफ s के अंदर करनी है. सो इस मैनिपुलेशन के बाद अब आप इस फंक्शन को एस वाई ऑफ एस बनाएंगे, और ड्यू कैंसिलेशन ऑफ एस फैक्टर्स के बाद आप लिमिट एस टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे एस वाई ऑफ एस फंक्शन पे. सो व्हेन यू विल अप्लाई दिस लिमिट, सो ऑल दीज टर्म्स विल बिकम 0. सो ये सारी टर्म्स 0 बन जाएंगी, और वी विल बी ओनली लेफ्ट विद लास्ट टर्म्स +3 over +2. So this will be the final value of this function, or steady state value of y of t. Okay, so 3/2 will be the फाइनल वैल्यू. जब टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो थ्रू आउट ये 3/2 इसकी फाइनल वैल्यू रहेगी इस y ऑफ s फंक्शन की. तो इस तरह से आप जो सा वो फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स डोमेन फंक्शन के ऊपर, लप्लास सिग्नल के ऊपर. लेकिन किसी भी लप्लास डोमेन सिग्नल के ऊपर फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाने से पहले कुछ कंडीशंस या कुछ क्राइटेरिया को देखना जरूरी है. सो दैट क्राइटेरिया इज मस्ट टू बी मेट, एंड दैट इज डिपेंडेंट अपॉन पोल्स लोकेशन.
सो सिस्टम की स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्राइटेरिया जो सा वो देखना बहुत जरूरी है. सो वी कैन ओनली अप्लाई फाइनल वैल्यू थ्योरम व्हेन सिस्टम इज स्ट्रिक्टली स्टेबल. सो किसी भी वाई ऑफ टी फंक्शन की फाइनल वैल्यू तब एग्जिस्ट करेगी जब वो कंप्लीटली स्टेबल होगा. और कंप्लीटली स्टेबल होने के लिए जरूरी है कि इसके के सारे पोल्स एलएचपी में हो, या एक्सेप्ट एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैक्सिमम, अगर हम इमेजिनरी एक्सिस पर बात करें तो एक पोल एट ओरिजिन हो. सो ये वो क्राइटेरिया है जो कि स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया, जो कि कंफर्म है कि सिस्टम स्टेबल होगा. अगर इसके अलावा कोई भी केस आता है अनस्टेबल या मार्जिनली स्टेबल, सो इन दैट केस फाइनल वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल. सो ये कंडीशन जो है वो फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने से पहले चेक करनी बहुत ज़रूरी है. और बेशक रिपीटेड रूट्स हो जाएं, लेकिन अगर सारे के सारे एलएचपी में है, फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारे पास है, ठीक है, तो एलएचपी में बेशक रिपीटेड रूट्स भी हों तो कोई मसला नहीं है, सिस्टम स्टेबल ही होगा. और मैक्सिमम फिर हम अगर एलएचपी की बाउंड्री से निकलते हैं तो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आ जाते हैं. तो हद इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर सिर्फ हमें ये अलाउ है कि एक पोल एट ओरिजिन हो. सो दिस क्राइटेरिया इज फॉर स्ट्रिक्टली स्टेबल. लेकिन अगर इसके अलावा इमेजिनरी एक्सिस पे जो सा वो डबल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो डबल रूट तभी एग्जिस्ट करेंगे जब वो कॉन्जुगेट पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल इस तरह से, या रिपीटेड रूट हो जाए इसके अलावा, तो तब भी जो सा वो फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है. नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि वो कौन कौन से केसेस हैं जब फाइनल वैल्यू थ्योरम जो सा वो एप्लीकेबल नहीं होगा. सो दिस इज द केस व्हेन फाइनल वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल. सो किसी भी सिस्टम पे फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाने से पहले इस कंडीशन को जो है वो मस्ट सेटिस्फाई करना जरूरी है, इसको चेक करना बहुत जरूरी है. सो फर्स्ट यू हैव टू check the stability of the system, and if it is strictly stable, then you can say that कि उसकी steady state value या final value exist करेगी, and then you can apply the final value theorem. अदरवाइज अगर इस स्टेबिलिटी चेक के ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करता और आप फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं, सो देन दैट विल बी द इनवैलिड यूज ऑफ द फाइनल वैल्यू थ्योरम. सो यहाँ पे अब हम कुछ केसेस देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम बेशक वैल्यू हमें दे रहा है, लेकिन स्टिल जो सा वो यूज ऑफ फाइनल वैल्यू थ्योरम इज इनवैलिड ड्यू टू दिस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया. सो नेक्स्ट अब हम पोल्स की लोकेशन के हिसाब से देखते हैं कि कब कब फाइनल वैल्यू थ्योरम इनवैलिड हो जाएगा. उसमें हमने बात की है कि अगर पोल के ऊपर जो सा ओरिजिन के ऊपर रिपीटेड पोल्स आ जाएं, तब भी हमें पता है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है विद टाइम टी एंड इट इज अनस्टेबल. ओके, सो ये इस तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है जो कि अनस्टेबल होगा. इस केस में भी जो सा वो फाइनल वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल. इसी तरह से अगर ओरिजिन पे डबल पोल ना भी हो, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर जो सा वो कॉन्जुगेट पेयर्स हों, तो तब भी हमारे पास जो सिस्टम है, दैट सिस्टम बिकम्स मार्जिनली स्टेबल. इस केस में हमने देखा है कि ये नेवर एंडिंग ऑसिलेशंस आती हैं. इस केस में भी हम कोई फाइनल वैल्यू प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि कोई भी टाइम हो, एवरी टाइम स्टेप वैल्यू ऑफ वाई ऑफ टी इज चेंजिंग. इस केस में भी फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है. और इसके अलावा अगर कहीं पे भी आरएचपी में कोई पोल आ जाता है, देन तो सिस्टम जो है वो स्ट्रिक्टली अनस्टेबल होगा, एंड इन दैट केस वी कैन नॉट अप्लाई फाइनल वैल्यू थ्योरम. ये वो केसेस हैं जो कि इनवैलिड केसेस हैं फॉर एप्लीकेशन ऑफ फाइनल वैल्यू थ्योरम. बेशक वो हमें करेक्ट वैल्यू दे रहे हो, लेकिन सॉरी, करेक्ट वैल्यू के अलावा भी वो अगर हमें कोई भी वैल्यू दे रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू वैलिड है या वो एप्लीकेबल है. इनवैलिड यूज ऑफ फाइनल वैल्यू थ्योरम्स में इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर कॉन्जुगेट पेयर्स पोल के हों, या ओरिजिन के ऊपर जो सा वो रिपीटेड पोल्स हों, तो इन इन दीज केस ऑफ imaginary axis roots, final value theorem is not applicable. And also even a single RHP root is available, तो तब भी जो सा वो हम फाइनल वैल्यू थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि all these cases are cases of unstable system, and in that case final value will never exist. So here you can see if y of s has multiple poles at origin. So in this case, जैसे ये एक s is equal to 0 का फैक्टर है और ये s कॉमन करें, तो this will become s square. So b basically origin के ऊपर repeated poles हैं.
सो इन दिस केस अगर आप एस वाई ऑफ एस करके इस पे लिमिट एस इज इक्वल टू जीरो अप्लाई करते हैं, फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं, बेशक ये करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है कि इन्फिनिटी है, क्योंकि अनस्टेबल सिस्टम होगा, लेकिन स्टिल जो है वो फाइनल वैल्यू थ्योरम इज मैथमेटिकली नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस वाई ऑफ एस फंक्शन। ओके, सिमिलरली इस तरह से अगर आप देखें कि फाइनल वैल्यू थ्योरम जो है वो हमें फाइनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तब भी कोई ना कोई आंसर दे रहा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये अगर y ऑफ s गिवन हो, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली अगर हम पोल्स को देखें तो वी कैन सी कि यहाँ पे एक आर एच पी पोल है विच इज मेकिंग दिस ई रेज्ड पावर प्लस टी टर्म। सो ये स्ट्रिक्टली जो सा वो शो करता है कि ये रिस्पॉन्स जो होगा वो अनस्टेबल सिस्टम होगा इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल के साथ। लेकिन स्टिल अगर हम इस पे फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये हमें 6/5 वैल्यू जो है वो दे रहा है, विच इज इनकरेक्ट वैल्यू, इनकरेक्ट आंसर। सो इस तरह के केसेस में स्टेबिलिटी को जो सा है वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। एंड इसी तरह से अगर हम बात करें इस वाई ऑफ एस फंक्शन की, अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर पोलिनोमियल जो सा वो थर्ड ऑर्डर पोलिनोमियल है। तो इस केस में बेसिकली अब हमें इसके ऊपर फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाने से पहले सो वी कैन बेसिकली यूज रूथ हर्बिट टेस्टिंग टू टेस्ट दी एस वाई ऑफ एस फंक्शन पोल्स। सो एस वाई ऑफ एस फंक्शन के आप जो सा वो बेसिकली जो डिनोमिनेटर करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर है, उसको आप रूथ हर्बिट्स के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं फॉर प्रेजेंस ऑफ आर एच पी रूट्स। एंड इफ RHP roots are present, so then you cannot apply the final value theorem. Still बेशक अगर वो हमें कोई फाइनल वैल्यू भी दे रहा हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पे जब हमने फाइनल वैल्यू थ्योरम निकाल लगाया है तो इट इज गिविंग सम फाइनाइट वैल्यू of final value, but technically mathematically it is not applicable because we have two RHP roots here. Okay, सो टू आर एच पी रूट्स होने की वजह से हम इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। सो बेसिकली अब इसमें ज़रूरी ये है फाइनल वैल्यू थ्योरम के लिए कि आप हमेशा कोई ना कोई स्टेबिलिटी टेस्टिंग मेथड अप्लाई करें टू फाइंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आर एच पी रूट्स ऑन एस वाई ऑफ एस फंक्शन। सो एस वाई एस फंक्शन, इस प्रोडक्ट के बाद जो आपके पास रिमेनिंग फंक्शन आता है उस पे आपने स्टेबिलिटी टेस्टिंग मेथड लगाना है। रूथ हर्बिट इज वेरी कॉमन स्टेबिलिटी मेथड, और वो लगा के आप प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ आर एच पी रूट्स को चेक कर सकते हैं प्रेयर टू अप्लाइंग फाइनल वैल्यू थ्योरम। सो ये बेसिकली कंडीशन जो है वो मीट करना मस्ट है फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस फाइनल वैल्यू थ्योरम टू फाइंड आउट स्टेडी स्टेट और फाइनल वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन एट टाइम डोमेन। So here we have some initial and final values of standard transforms. So जिसमें आप देख सकते हैं कि we have basically impulse function, इसी तरह से जो step function है, फिर ramp function है, इसी तरह से decaying exponential function है, और प्योर साइनोसाइडल फंक्शन आप कह सकते हैं इसको, और इसी तरह से डिकेइंग साइनोसाइड या डिकेइंग ऑसिलेशंस भी फंक्शन की हैं। इसी तरह से हमारे पास अगर प्योर कॉज वेव फंक्शन हो और डिकेइंग कॉज वेव्स हों, सो इन सब केसेस में जो सा वो स्टैंडर्ड इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम्स अप्लाई करने के बाद ये हमने बेसिकली इनिशियल और फाइनल वैल्यूज इनकी कैलकुलेट की हुई हैं। तो ये स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म भी जो सा वो यूज किए जा सकते हैं फॉर दी स्टैंडर्ड फंक्शंस। So these are some practice problems for initial value theorems. सो रिमेंबर के इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगाने के लिए आप जो सा वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट जो फैक्टर्स ऑफ एस हैं उनको कॉमन करके फिर आप जो सा वो इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द इनिशियल वैल्यू एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो फॉर एनी फंक्शन। और ये इन सब प्रॉब्लम्स में आप इस तरह से प्रोसीड करेंगे। एंड दिस प्रॉब्लम इसी तरह से आप वाई ऑफ एस को फाइनल इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगाने से पहले जो सा वो थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। सो दिस फंक्शन कुड बी लाइक दिस। सो इस तरह से आप इस इक्वेशन वाई ऑफ एस को मैनिपुलेट करेंगे। सो यहाँ पे बेसिकली आप एस वाई ऑफ एस बना भी लें और आप एस का फैक्टर भी लगा लें, तो ये ई रेज टू पावर प्लस टू एस का जो फैक्टर है ये हमेशा मल्टीप्लाई होता रहेगा। एंड वेन एवर यू पुट एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सो दिस विल बिकम e raised to power infinity, which is an infinity function. So 6 divided by infinity is 0.
So that's how you will solve these initial value problems. So in these practice problems, you have to find out final value if it exists. Okay. So if it does not exist, so आप बताएं कि exist नहीं करती. So again वही बात है कि y of s में जो सा वो फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को फॉर स्टेबिलिटी चेक करें. सो हर केस में आप स्ट्रेट अवे स्टार्ट ही में आप जो सा वो करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को चेक करेंगे एस वाई ऑफ एस फंक्शन के अंदर. सो अगर वो स्टेबल है तो देन यू कैन गो फॉर अप्लाइंग फाइनल वैल्यू थ्योरम. अदरवाइज जो इनवैलिड केसेस आपको बताया गया उनमें से कोई एक भी केस एग्जिस्ट करता है या अनस्टेबिलिटी का या मार्जिनल स्टेबिलिटी का, तो यू कैन स्ट्रेट अवे स्टेट दैट फाइनल वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, सो यू कैन नॉट अप्लाई द फाइनल वैल्यू थ्योरम. सो इन सब केसेस में आप जो सा वो इसको देखेंगे. सो यहाँ पे फर्स्ट केस में अगर देखें तो ये फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल है, and this can be tested with Routh-Hurwitz testing for location of poles. और सेकंड प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो यहाँ से एस का फैक्टर हम कॉमन कर सकते हैं जो कि एस वाई ऑफ एस होने की वजह से कैंसल आउट हो जाएगा. यहाँ पे अगर एस करते हैं तो so this factor will be cancelled, so we will get only s plus 3 here. So s plus 3 is basically pole at LHP. और इसी तरह से ये सेकेंड ऑर्डर पोलिनोमियल है, तो सेकेंड ऑर्डर पोलिनोमियल में भी कोफिशिएंट टेस्ट के थ्रू हम देखें तो ये स्टेबल है. तो कोई भी स्टेबिलिटी टेस्टिंग टेक्निक अगर आप कोफिशिएंट टेस्ट से जो सा वो कर सकते हो तो दैट इज लीस्ट टाइम टेकिंग, दैट इज बेटर. और अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का केस हो जब आपके पास हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल है तो देन यू कैन गो फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग बाय Routh-Hurwitz testing on sy of s function, and then you can apply the final value theorem if it is valid. So next in forced response we will discuss about the system output when natural component has been decayed out. तो ये नेचुरल कंपोनेंट का जो पार्ट था या ट्रांजिएंट रिस्पांस का पार्ट था ये डिके हो गया है, और इसके बाद जो है वो अब हमारे पास सिर्फ फोर्स्ड रिस्पांस रह गया जो कि ड्यू टू इनपुट ओनली है. सो सिर्फ इनपुट की वजह से ये फोर्स्ड कंपोनेंट जब रह जाएगा, सो अब इसकी हम बात करेंगे. सो दिस इज द फोर्स्ड रिस्पांस जब आउटपुट जो है वो इनपुट को ट्रैक करना शुरू कर देगी. So here we talk about steady state error. So steady state error जो है वो basically error है between output and input of a system when natural response has decayed out. So natural response के खत्म होने के बाद जब forced response component सिर्फ रह गया, forced response start हुआ, तो तब output और input के दरमियान कितना difference है, कितना error है, so that is basically steady state error. सो हेयर यू कैन सी कि इस पॉइंट के बाद फोर्स्ड रिस्पांस जो है वो अचीव हो चुका हुआ है. सो हेयर वी कैन सी द स्टेडी स्टेट एरर. यहाँ पे आप डैश मीडियम लाइन देख सकते हैं कि दैट इज इनपुट आर ऑफ टी फंक्शन, एंड सॉलिड लाइन थिक लाइन इज बेसिकली आउटपुट वाई ऑफ टी. सो इन दोनों का जो डिफरेंस है, सो दैट इज स्टेडी स्टेट एरर. सो इन ऑल दीज केसेस यू कैन सी द स्टेडी स्टेट एरर इज डिफरेंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट. सो इनपुट और आउटपुट का जो डिफरेंस है दैट इज बेसिकली स्टेडी स्टेट एरर. सो दिस स्टेडी स्टेट एरर कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज. ये हम आगे देखेंगे कि स्टेडी स्टेट एरर की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं और ये किस तरह से हम इसको मेजर करेंगे. सो स्टेडी स्टेट एरर को डिस्कस करने से पहले हमारे पास एरर फंक्शन होना चाहिए. सो वी विल सी कि एरर फंक्शन हम कैसे निकालेंगे. रिमेंबर द इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट कंट्रोल सिस्टम. यहाँ पे हमने बात की थी कि हमारे पास एक सेट इनपुट है या डिजायर्ड इनपुट है, डिजायर्ड आउटपुट या सेट इनपुट, उसको जिसको हमने आर ऑफ एस कहा था, एंड दैट आर ऑफ एस पॉजिटिव था, और इसमें से हम मेजर्ड आउटपुट जो वाई ऑफ एस थी इसको माइनस करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे. दिस वाज समर. तो ये बेसिकली समर था. तो इन इस सब्ट्रैक्शन के डिफरेंस के रिजल्ट में हमारे पास एरर वोल्टेज ई ऑफ एस आता है. ओके. सो ये इस तरह से एरर सिग्नल हमारे पास जनरेट हो रहा था ई ऑफ एस. सो इस एरर सिग्नल को बेसिकली सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, एंड देन बेस्ड ऑन दिस एरर सिग्नल वी विल go for finding out steady state error. So error signal can be simply find out by taking the difference of input and output.
सो बेसिकली आप आर ऑफ एस सिग्नल में से वाई ऑफ एस सिग्नल को मेजर्ड आउटपुट को माइनस करेंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाई ऑफ एस जो है वो बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन इज वाई ओवर आर, तो वाई इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन इनटू इनपुट। सो इस मैनिपुलेशन के बाद अगर हम आर ऑफ एस को कॉमन कर लें तो देन वी आर लेफ्ट विद 1 minus ts into r of s. So this 1 minus t of s function is another function which is called error transfer function, te of s. सो ये एरर ट्रांसफर फंक्शन की जो है वो एक अलग सिग्निफिकेंस है। सो द एरर बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम always have error transmittance or error transfer function which basically relates the input function and error function. तो error function और input function का with zero initial conditions जब हम रेशो लेते हैं, so this ratio will give us error transfer function which can be simply find out when we have given transfer function. तो ट्रांसफर फंक्शन को अगर हम 1 में से माइनस करें तो we can get the error transfer function. So error transfer function is the ratio of error signal over input. So यहाँ पे अगर हम देखें तो पोल्स ऑफ एरर ट्रांसफर फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन सेम होंगे, उनमें डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर हम इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम लेते हैं तो टी ऑफ एस के डिनोमिनेटर में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल है, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एरर ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर में भी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल होगा। सो आप कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन बात करें या पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन बात करें, that is same as poles of error transfer function or characteristics polynomial of error transfer function. So the characteristics polynomial जो सा वो दोनों केसेस में कॉमन है, ट्रांसफर फंक्शन केस में भी और एरर ट्रांसफर फंक्शन केस में भी। सो अब अगर इसी एरर सिग्नल को मैं टाइम डोमेन में प्लॉट करता हूं तो इसमें देखा जाए तो बेसिकली हमने ये बात की कि एरर सिग्नल इज डिफरेंस ऑफ आर टी एंड वाई ऑफ टी, आर टी माइनस वाई ऑफ टी। सो एट एवरी पॉइंट हमारे पास आर टी की भी कोई वैल्यू है और वाई ऑफ टी की भी कोई वैल्यू है, तो इनका डिफरेंस अगर हम हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर इनका डिफरेंस लेते जाएं तो एरर सिग्नल के केस में भी एरर सिग्नल का भी एक इसी तरह का प्लॉट या एक कर्व हमें मिलेगी। So this could be like this one. So इस तरह से एक एरर सिग्नल की जो सा वो इक्वेशन भी हमारे पास आएगी, एक सिग्नल आ जाएगा, एरर सिग्नल हम इसको कह रहे हैं। सो इन दिस एरर सिग्नल अगेन जिस तरह से हम आउटपुट के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल कंपोनेंट और ट्रांजिएंट कंपोनेंट, एंड इसी तरह से हमारे पास जो सा वो फोर्स कंपोनेंट है, तो एरर के केस में भी ऐसा ही होगा। सो एरर के केस में भी शुरू में हमारे पास जो सा वो नेचुरल एरर या ट्रांजिएंट एरर चल रहा है, और जब एरर सिग्नल का ट्रांजिएंट खत्म होगा, वो तब खत्म होगा जब हमारे पास आउटपुट का ट्रांजिएंट खत्म होगा। सो आउटपुट में ट्रांजिएंट खत्म हो जाता है तो एरर में भी ट्रांजिएंट उसी इंस्टेंट के ऊपर खत्म होगा। एंड उसके बाद जब वाई फोर्स्ड स्टार्ट होता है, फोर्स्ड आउटपुट शुरू होती है, तो तब ही हमारे पास उसी इंस्टेंट के ऊपर फोर्स्ड एरर भी स्टार्ट होता है। ओके, सो जब हमारे पास आउटपुट जो सा वो फोर्स्ड कंपोनेंट रह जाएगा तो तब एरर का भी हमारे पास सिर्फ फोर्स्ड कंपोनेंट या स्टेडी स्टेट एरर रह जाएगा। सो फोर्स्ड कंपोनेंट मींस के स्टेडी स्टेट कंपोनेंट, इसी तरह से एरर फोर्स्ड मींस स्टेडी स्टेट एरर। ओके, सो इस तरह से हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और एरर सिग्नल की भी उसी तरह एक प्रोफाइल है जिस तरह से हमारे पास आउटपुट सिग्नल की प्रोफाइल है। सो फोर्स्ड एरर या स्टेडी स्टेट एरर जो है वो बेसिकली आर टी माइनस फोर्स्ड आउटपुट के इक्वल होगा। ओके, सो इस तरह से हम फोर्स्ड एरर निकालेंगे। सो जब भी हमारे पास आउटपुट जो है वो इनपुट को ट्रैक करेगी, अच्छे तरीके से ट्रैक करेगी, तो हमेशा फोर्स्ड एरर जो होगा वो मिनिमम होगा या कम होगा। हत्ता कि फॉर परफेक्ट ट्रैकिंग हम ये बात कर सकते हैं कि वाई फोर्स्ड जब एग्जैक्टली इनपुट के इक्वल हो जाएगी तो तब हमारे पास एरर जो स्टेडी स्टेट एरर या फोर्स्ड एरर है वो भी जीरो हो जाएगा। सो अगर ये इनपुट थी तो आउटपुट भी जो सा वो ट्रांजिएंट को खत्म करने के बाद एग्जैक्टली इसको फॉलो करती है। सो दैट इज द परफेक्ट केस इन विच वी से के नाउ स्टेडी स्टेट एरर इज जीरो। ओके, सो ई फोर्स्ड या ई स्टेडी स्टेट जीरो हो जाएगा इस केस में।
सो एक ही बात है अगर हम स्टेडी स्टेट एरर कहें या फोर्स्ड एरर कहें, सो दैट विल बिकम जीरो फॉर परफेक्ट केस। ओके, और अगर जो सा वो परफेक्ट ट्रैकिंग नहीं होती, सो देन देयर विल बी सम पॉजिटिव वैल्यू और नॉन जीरो वैल्यू ऑफ फोर्स्ड एरर। और अब ये जीरो के अलावा फोर्स्ड एरर जो सा वो कांस्टेंट भी हो सकता है, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, और अगर अनस्टेबल सिस्टम होगा तो ये फोर्स्ड एरर जो सा वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। So here you can see some cases of step response, ramp response and parabolic response. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि constant non-zero steady state error जो है वो चल रहा है जैसे जैसे टाइम जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सो परफेक्ट ट्रैकिंग ना हो तो इस तरह का केस हमें देखने को मिलता है, और परफेक्ट ट्रैकिंग हो तो यही स्टेडी स्टेट एरर जीरो होगा। सो इन जनरल कंट्रोल सिस्टम्स में हम जो इनपुट सिग्नल्स यूज कर रहे हैं वो पावर ऑफ टाइम इनपुट सिग्नल्स होते हैं। नॉर्मली जिस तरह जिनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स इस फॉर्म के होंगे, फॉर एग्जांपल आई जो है वो अगर डिग्री ऑफ पावर ऑफ टाइम है, सो इन दैट केस उनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो सा वो कुछ इस फॉर्म के होंगे। सो 1/s⁻i+1। सो स्टैंडर्ड अगर हम करस्पॉन्डिंग टाइम फंक्शंस देखें, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज द यूनिट स्टेप इनपुट। So unit step input is with t raised power 0. So t raised power 0 है means I is 0, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो बेसिकली 1/s होगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हमारे पास यूनिट रैंप इनपुट है। सो इन यूनिट रैंप इनपुट वी हैव t raised power 1। ओके, सो यहाँ पे हमने इसको r1 के तौर पर रिप्रेजेंट किया, t raised power 1 है। सो यहाँ पे t raised power 0 थी। सो टी रेज़ पावर 1 जब है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s स्क्वायर है। ओके, सो इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम एक और टी की पावर बढ़ाएं तो 1/2 द यूनिट पैराबोला, पैराबोलिक इनपुट भी हम इसको कहते हैं। सो टी की पावर अब स्क्वायर हो गई है। ओके, सो टी स्क्वायर है तो बेसिकली इसको हम R2 ऑफ s कह रहे हैं, एंड दैट विल बी इज इक्वल टू 1/s क्यूब। ओके, सो वैसे तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो है आई, दैट वुड बी आई फैक्टोरियल ओवर एस रेज्ड पावर i+1। सो बेसिकली उस ऊपर आई फैक्टोरियल मीन्स के जो कि 2 फैक्टोरियल आता था विच वाज 2, उसको काउंटर करने के लिए हमने टाइम सिग्नल के अंदर ऑलरेडी 1/2 का कांस्टेंट जो है वो टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ताकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारे पास जो सा वो सिर्फ एस के फैक्टर्स की ही फ्रैक्शन आए। सो पैराबोलिक इनपुट के लिए ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा इसका। तो इस तरह से ये पावर ऑफ टाइम इनपुट सिग्नल्स जो सा वो हम डिफरेंट देखेंगे, यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप एंड यूनिट पैराबोलिक इनपुट। सो अब अगर हम जो सा वो किसी भी ट्रैकिंग सिस्टम को पावर ऑफ टाइम इनपुट्स दे रहे हो, सो इन दैट केस एरर सिग्नल जो होगा, सो दैट एरर सिग्नल विल बी इज इक्वल टू दिस थिंग, जिसमें हम एरर ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ टाइम इनपुट करेंगे। सो इन दैट केस अब जो हमारे पास फाइनल एरर सिग्नल आना है, सो दैट एरर सिग्नल विल कंसिस्ट ऑफ बेसिकली नेचुरल रिस्पॉन्स टर्म्स। सो उसमें नेचुरल रिस्पॉन्स टर्म्स आ जाएंगी 1 फॉर ईच पोल ऑफ एरर ट्रांसफर फंक्शन, मतलब जितने भी करेक्टरिस्टिक्स पोल्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स रूट्स हैं और सिस्टम पोल्स हैं, तो हर पोल की वजह से नेचुरल रिस्पॉन्स की एक टर्म आ जाएगी। ओके, सो नेचुरल रिस्पॉन्स के साथ साथ फिर हमारे पास फोर्स्ड रिस्पॉन्स की टर्म्स भी आएंगी, और वो फोर्स्ड रिस्पॉन्स की जो टर्म्स हैं वो पावर ऑफ टाइम के जो है वो फैक्टर्स पे डिपेंड करती होंगी, और हर फ्रैक्शन जो है वो बेसिकली आएगी उसमें ith डिग्री टर्म तक। फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर हम यूनिट रैम्प की बात करें, तो यूनिट रैम्प के केस में जो फोर्स्ड रिस्पॉन्स आएगा, सो फोर्स्ड रिस्पॉन्स में एक हमारे पास जो है वो फैक्टर के 1/s का होगा, और इसी तरह से दूसरा फैक्टर k2/s स्क्वायर का होगा। सो जितनी भी आई डिग्री ऑफ पावर हमें मैक्सिमम पावर ऑफ टाइम गिवन है, तो उतने ही फैक्टर्स होंगे। एस क्यूब होगा तो फिर फोर्स्ड रिस्पॉन्स में एरर के फोर्स्ड एरर के अंदर बेसिकली फिर 1/s, फिर इसी तरह से प्लस 1/s2 प्लस 1/s क्यूब। ठीक है, सो इस तरह से आएंगी फोर्स्ड रिस्पॉन्स, और नेचुरल रिस्पॉन्स के अंदर सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स पोल्स की वजह से
जो टर्म्स होंगी वो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन पार्शियल फ्रैक्शंस होंगी वो आएंगी। सो फॉर एग्जांपल इसी तरह से अगर हम बात करें कि हमें ये ट्रांसफर फंक्शन एक गिवन हो, तो इस ट्रांसफर फंक्शन का एरर ट्रांसफर फंक्शन हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं 1 - ts करके। सो एरर ट्रांसफर फंक्शन आ गया। देन फॉर एग्जांपल हमें एरर फाइंड आउट करना है फॉर स्टैंडर्ड रैंप इनपुट। सो रैंप इनपुट के केस में जो सा वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म उसका 1/s² होगा और टाइम की पावर 1 है। ओके, सो 1/s² विल बी द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इनपुट रैंप इनपुट सिग्नल। सो इस केस में एरर जो सिग्नल है हमारे पास, एरर ट्रांसफॉर्म विल बी इज इक्वल टू एरर ट्रांसफर फंक्शन इनटू इनपुट आर ऑफ एस। सो ये हमारे पास कंप्लीट जो है वो कम्प्लेक्स फंक्शन बन गया एरर सिग्नल का। अब इसकी आगे हमने कन्वेंशनल तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन की है। सो जिसमें हमने नेचुरल कंपोनेंट का पार्ट निकाला है और इसी तरह से फोर्स कंपोनेंट का पार्ट निकाला है एरर का। सो दिस इज नेचुरल और ट्रांजिएंट एरर, ओके, एंड दिस वन इज फोर्स्ड एरर और फोर्स्ड और स्टेडी स्टेट एरर कंपोनेंट। सो नेचुरल रिस्पांस कंपोनेंट में आप देख सकते हैं कि इसके जो करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल था, सो उस करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के ये देख सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ट्रांसफर फंक्शन में भी वही है और एरर ट्रांसफर फंक्शन के अंदर भी वही करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है सेम। सो उसके हर पोल के लिए नेचुरल टर्म एग्जिस्ट करती होगी, तो एक पोल उसका -1 पे है और एक पोल -2 पे है। सो दो नेचुरल रिस्पांस की कंपोनेंट्स जो है वो ई रेस पर -1t के साथ होगा और एक ई रेस पर -2t के साथ। सो ये दो पोल्स के लिए जो सा वो सिस्टम पोल्स के लिए जो सा नेचुरल रिस्पांस कंपोनेंट्स है। और इसी तरह से फिर हमने जो बात की है कि फोर्स कंपोनेंट के अंदर एस के जो सा वो पावर ऑफ टाइम के फैक्टर्स होंगे अप टू ith डिग्री ऑफ पावर। सो एक हमारे पास ये 1/s का फैक्टर है और i की मैक्सिमम पावर जो s की पावर है वो स्क्वायर है, तो दूसरा हमारे पास स्क्वायर की टर्म होगी। सो ये दो फोर्स रिस्पांस कंपोनेंट्स हैं। सो इस बेस पे अब जब हम एरर सिग्नल फाइनली टाइम डोमेन के अंदर फाइंड आउट करेंगे, सो देन वी विल गेट दिस एज अ फोर्स एरर एंड दिस थिंग एज अ नेचुरल एरर or transient error. So once transient error is over, then we will be only left with forced error. So forced error basically इस equation के according आ रहा होगा. So once you have obtained the error signal in Laplace domain, so आप steady state error find out कर सकते हैं by applying final value theorem to this error signal, and उसमें आपके पास e raised to e at time t is equal to infinity की value निकल सकती है by applying final value theorem. So this will be s into e of s and limit tends to 0. ओके, सो ये करेंगे तो इसमें जो सा वो टाइम डोमेन के अंदर हम एट टाइम टी इज टू इन्फिनिटी एरर की वैल्यू निकाल सकते हैं। मींस फोर्स्ड एरर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये क्या होगा या स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या होगी। सो अब जब भी हम स्टेडी स्टेट एरर या फोर्स्ड एरर फाइंड आउट करेंगे, सो देन देयर विल बी दीज फ्यू पॉसिबल स्टेडी स्टेट बिहेवियर्स। अब स्टेडी स्टेट एरर के ये तीन तरह के बिहेवियर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स्ड एरर और स्टेडी स्टेट एरर कैन बी जीरो। मींस कि अगर परफेक्ट ट्रैकिंग हो, आउटपुट जो है वो इनपुट को परफेक्टली ट्रैक कर रही है आफ्टर ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ ट्रांजिएंट एरर इज ओवर, तो देन फोर्स्ड एरर इज एग्जैक्टली following the input function, then forced error or steady state error will be zero. इसी तरह से forced error can be some non-zero constant. So अगर perfect tracking ना हो और जो output है वो input को with some level of tolerance जो सा वो track कर रही हो, for example forced error natural error over हुआ तो forced error और इनपुट एरर के दरमियान कोई नॉन जीरो कांस्टेंट डिफरेंस है, सो दैट कैन बी अ पॉसिबल केस इन विच फोर्स्ड एरर और स्टेडी स्टेट एरर हैज सम नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू। ओके, सो ये कोई नॉन जीरो कांस्टेंट जीरो भी नहीं है लेकिन नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड भी नहीं हो रहा
And the third possible behavior is forced error can involve a non-zero term proportional to t. ओके, सो टाइम के किसी फंक्शन के साथ टाइम टाइम इंक्लूड हो जाए या टाइम की कोई हायर पावर इंक्लूड हो जाए तो फोर्स्ड एरर जो सा वो ग्रो करेगा विदाउट एनी बाउंड। ओके, सो मींस के अनस्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये आर ऑफ टी है, सो अगर टाइम टी का फैक्टर फोर्स्ड एरर के अंदर आ गया तो बेसिकली जो फोर्स्ड एरर है वो नेचुरल कंपोनेंट को खत्म होने के बाद वो बेसिकली ग्रो करना शुरू कर देगा और बढ़ता जाएगा टाइम के साथ। सो ये टाइम की एक सिंगल पावर के साथ इस तरह का बिहेवियर हो सकता है। ओके, कि सिंगल अगर टाइम की पावर इंक्लूडेड है तो ये एरर ऐसे ग्रो करेगा। सो दिस वाज आर ऑफ टी एंड अबव टाइम के साथ जो सा वो एरर सिग्नल ग्रो कर रहा है। एंड अगर हायर पावर ऑफ टी जो सा वो अवेलेबल हो तो मे बी ये जो सा वो फिर हायर पावर ऑफ जो टी है उसके रिस्पॉन्स शो करेगा। फॉर एग्जांपल ये टी स्केयर का टी स्केयर का हो जाएगा पैराबोलिक इनपुट, पैराबोलिक जो सिग्नल है वो आ जाएगा। सो इन दैट केस ऑलवेज जो स्टेडी स्टेट एरर होगा, सो फोर्स्ड एरर और स्टेडी स्टेट एरर विल ऑलवेज बी इज इक्वल टू इंफिनिटी। ओके, सो ये तीन तरह के जो हैं वो पॉसिबल केसेस हैं। सो स्टेडी स्टेट एरर जो है वो इन तीनों में से किसी एक केस में ही लाई कर सकता है। एंड दीज थ्री केसेस आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल विदाउट कैलकुलेटिंग टाइम डोमेन सिग्नल ऑफ एरर। सो एरर का टाइम डोमेन सिग्नल हमें फाइंड आउट नहीं करना, एंड विद एरर सिग्नल इन लैप्लास डोमेन वी कैन फाइंड आउट द केस ऑफ एरर सिग्नल फ्रॉम दीज थ्री कंडीशंस कि कौन सा केस है इसमें, बाय अप्लाइंग फाइनल वैल्यू थ्योरम टू एरर सिग्नल। ओके, सो हमें बेसिकली याद रहे कि हमें एरर सिग्नल की फाइनल वैल्यू चाहिए, उसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू चाहिए। तो फॉर फाइनल वैल्यू वी विल अप्लाई फाइनल वैल्यू थ्योरम टू एरर सिग्नल इन कॉम्प्लेक्स डोमेन। ओके, लास्ट डोमेन में एरर सिग्नल के ऊपर हम फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। एंड रिमेंबर यहाँ पे हमें फाइनल वैल्यू थ्योरम ये नहीं बताता कि फाइनल वैल्यू कितनी क्विकली अचीव होगी या कब अचीव होगी, लेकिन ये इतना जरूर बताता है कि फाइनल वैल्यू की वैल्यू होगी क्या, what would be the final value of error at time t is equal to infinity। अगर remember again that criteria के सारे LHP poles हों या maximum जो सा एक simple pole at s is equal to 0 means के for stable system only, so then we can apply the final value theorem। And the other case was invalid case of final value theorem when it was not applicable when we have any RHP pole और इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर हमारे पास मल्टीपल पोल्स हों या कॉन्जुगेट पोल्स आ जाए। सो दैट वाज बेसिकली मल्टीपल पोल्स का जो सिस्टम है और आरएचपी का जो केस है, सो दैट इज अनस्टेबल सिस्टम। और इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर कॉन्जुगेट पेयर आने का मतलब है मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। सो इन बोथ दीज टू केसेस वी कैन नॉट अप्लाई फाइनल वैल्यू थ्योरम एंड इट इज इनवैलिड। सो ये तीन तरह के जो पॉसिबल स्टेडी स्टेट बिहेवियर्स हैं, तो इनको हमें अब जो सा वो बेसिकली मेजर करना पड़ेगा फॉर डिफरेंट टाइम पावर ऑफ टाइम इनपुट्स। सो फॉर एग्जांपल अगर हमें ये एक स्टेबल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन गिवन हो, सो इसकी हमने स्टेबिलिटी देख ली है बाय कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल के। ये कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल एक स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो देन इसमें अगर हम आगे चलें तो स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिट स्टेप इनपुट लेट से अगर फाइंड आउट करें। सो फॉर दैट एरर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम एरर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करें विच इज वन माइनस ट्रांसफर फंक्शन, और फिर उसके बाद एरर सिग्नल का कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन है वो फाइंड आउट करें। सो द एरर ट्रांसफर फंक्शन इज बेसिकली दिस थिंग एस स्क्वायर प्लस 3s ओवर कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल, और आर ऑफ एस वाज फॉर यूनिट स्टेप इनपुट 1 ओवर एस। तो इसके ऊपर हम फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाते हैं, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम गिव्स अस स्टेडी स्टेट एरर और फोर्स्ड एरर इज इक्वल टू 0 मींस इट रिप्रेजेंट्स परफेक्ट ट्रैकिंग। तो अब अगर हमारे पास ये सिस्टम हो और अगर हम इसको यूनिट स्टेप इनपुट सप्लाई करते हैं, सो इन दैट केस वी विल ऑब्जर्व नो स्टेडी स्टेट एरर और 0 फोर्स्ड एरर। तो मींस कि यहाँ पे अब परफेक्ट ट्रैकिंग होगी, आउटपुट जो है वो ट्रांजिएंट रिस्पांस के खत्म होने के बाद परफेक्टली इनपुट को ट्रैक कर रही होगी।
इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें कि इफ वी सप्लाई यूनिट रैंप इनपुट, तो तब स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा? सो इन द सेम केस कि अब आर ऑफ एस में जो चेंज आ रही है वो बेसिकली यहाँ पे 1/s थी, नाउ दिस इज 1/s स्क्वायर। ओके, सो 1/s स्क्वायर है, तो अब एरर सिग्नल के ऊपर हम फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे, मींस कि हम इसको एस ई एस बनाएंगे और देन उसके ऊपर लिमिट एस टेंड्स टू जीरो अप्लाई कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस का इफेक्टर यहाँ से कॉमन निकलेगा और एस ई एस बनाते हुए एक एस हम वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एस स्क्वायर विल कैंसिल आउट दिस एस स्क्वायर और रिमेनिंग जो है वो हमारे पास बेसिकली ये फंक्शन बच जाएगा s+3/s² प्लस 3s+10, जिसपे हमने s इज इक्वल टू 0 की लिमिट अप्लाई की। ओके, एंड दिस विल गिव अस some non-zero constant value of steady state error or forced error. So that is the second case जो अभी हमने देखा है, and in that case now जो output है forced response जो है वो input को track तो कर रहा है, लेकिन with some difference or with some offset. So basically अब transient response खत्म होने के बाद जो है वो एक constant non-zero जो है वो एरर या स्टेडी स्टेट एरर रहेगा फोर्स्ड रिस्पांस और इनपुट के दरमियान। सो ये 3/10 का जो सा वो कांस्टेंट डिफरेंस है, एक कांस्टेंट ऑफसेट है। सो इन दिस केस ये कांस्टेंट जो स्टेडी स्टेट एरर है इसको भी बाय चेंजिंग बाय डूइंग सम चेंजेस इन द कंट्रोल सिस्टम हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको जीरो कर सकते हैं। एंड द थर्ड केस अगर हम इसी सिस्टम को विद स्टैंडर्ड पैराबोलिक इनपुट के साथ देखें, तो तब स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा? सो फॉर पैराबोलिक इनपुट वी विल यूज आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s³ एंड इसी तरह से अगर हम एरर सिग्नल निकालें, तो एरर ट्रांसमिटेंस के साथ अब हम 1/s³ आर ऑफ एस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो इसी तरह से जब हम फाइनल वैल्यू थ्योरम इस पे लगाएंगे, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाने के लिए एस ई एस कर रहे हैं। सो एस का ये फैक्टर कॉमन है, तो ऊपर हमारे पास एस स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्योंकि एस क्यूब है तो डिनोमिनेटर में एक एस का फैक्टर रह जाएगा एस ई ऑफ एस के अंदर। ओके, एंड दैट विल गिव अस बेसिकली फोर्स्ड एरर और स्टेडी स्टेट एरर एज इंफिनिटी। ओके, सो क्योंकि जब हम बेसिकली इस पे फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे, तो इट विल बी लाइक दिस। ओके, सो एस ई ऑफ एस सिस्टम हमारे पास ये बनेगा। सो इसके ऊपर एस टेंड्स टू जीरो की जब हम लिमिट लगाते हैं, तो इस डिनोमिनेटर में एस के फैक्टर होने की वजह से जो है ये 1/0 या समथिंग ओवर जीरो बनेगा, so which will become infinity. So with parabolic input, so this same system will give infinite steady state error, means कि this system will be unstable now, और एरर जो है वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा एरर ग्रो करता जाएगा विदाउट एनी बाउंड। ओके, सो सेम सिस्टम के लिए आपने देखा कि एक सेम सिस्टम को हम जो सा वो डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स देते हैं, तो उसका फाइनल जो रिस्पांस है वो बड़ा डिफरेंट होता है। ओके, इन टर्म्स ऑफ स्टेडी स्टेट एरर हमने उसका फाइनल रिस्पांस देखा है। सो एक एक इनपुट के साथ वो स्टेडी स्टेट एरर जो है वो फाइनल रिस्पांस में बेसिकली जीरो स्टेडी स्टेट एरर शो करता है, फिर किसी एक और टाइप ऑफ इनपुट के साथ वो बेसिकली नॉन जीरो कांस्टेंट एरर शो करता है, और किस एक और टाइप ऑफ इनपुट के साथ वो बेसिकली इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर शो करता है। सो बेसिकली जो है वो सिस्टम कोई भी हो, सिस्टम बेशक स्टेबल हो, तो उसको इनपुट क्या दी जा रही है पावर ऑफ टाइम, सो दैट कैन बेसिकली वेरी द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, द स्टेडी स्टेट बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। सो जो कि हमने यहाँ पे फोर्स्ड एरर की फॉर्म में देखा है या स्टेडी स्टेट एरर की फॉर्म में देखा है। सो यहाँ पे कुछ आपको प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स गिवन है। यहाँ पे आपको जो सा वो आर ऑफ एस इनपुट बताई गई है जो कि यूनिट स्टेप इनपुट है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द आउटपुट सिग्नल वाई ऑफ एस इफ इट एग्जिस्ट। सो आउटपुट की आपको स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालनी है, मींस कि आपको आउटपुट का जो है वो फोर्स्ड कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। फोर्स्ड कंपोनेंट की फाइनल वैल्यू टाइम टी इज इक्वल टू जीरो फाइंड आउट करनी है अगर वो एग्जिस्ट करती है। सो इफ इट एग्जिस्ट क्यों स्पेसिफाई किया गया? रिमेंबर कि हमने ये बेसिकली देखना है कि स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालने के लिए हमें जो सा वो y ऑफ s के ऊपर फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाना है। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम एग्जिस्ट लग सकता है कि नहीं, वो तभी लगेगा जब सिस्टम जो सा वो स्टेबल होगा। सो दैट्स वाई ये
कंडीशन सा लिखी गई कि इफ इट एग्जिस्ट, अगर सिस्टम अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है तो देन वी कैन नॉट फाइंड आउट द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ दिस वाई ऑफ एस सिग्नल। सो सिंपली अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको ये सिस्टम जो सा इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है, सो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। तो एक ट्रांसफर फंक्शन आ जाए तो देन यू कैन बेसिकली प्रोसीड फॉर ऑल द नेक्स्ट स्टेप्स। सो ट्रांसफर फंक्शन से आप एरर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे एंड विद एरर ट्रांसफर फंक्शन, बल्कि यहाँ पे आपने वाई ऑफ एस निकालना है तो आपको एरर ट्रांसफर फंक्शन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं तो आर ऑफ एस आपको यूनिट स्टेप इनपुट गिवन है, सो यू कैन सिंपली फाइंड आउट वाई ऑफ एस विच इज इक्वल टू आर ऑफ एस इन टू ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ एस। सो यहाँ पे आप इस तरह से वाई ऑफ एस का जो है वो रैशनल फंक्शन बना के तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे पहले चेक करें कि वो स्टेबल है। एस वाई ऑफ एस सिग्नल को हम चेक करेंगे कि एस वाई ऑफ एस सिग्नल स्टेबल है कि नहीं। सो अगर ये स्टेबल है तो देन यू कैन अप्लाई लिमिट एस टेंड्स टू 0 which will give us the final value, steady state value of the output signal y of s, which will be when time approaches to infinity for y of t. In other words, we will get value of y at time t is equal to infinity. सो इस तरह से ये फाइनल वैल्यूज थ्योरम अप्लाई करके आप इन सिस्टम्स के ऊपर इनकी फाइनल वैल्यूज जो सा वो या स्टेडी स्टेट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। And in this problem, you have to find out steady state errors with three different inputs: unit step, ramp और parabolic inputs के साथ steady state error क्या निकलता है वो आपको find out करना है। So the system given here is in the form of transfer function. So transfer function आपको given है तो यहाँ पे अब आप basically जो error transfer function सबसे पहले find out करेंगे और steady state errors निकालने हैं तो you must have error signal in complex domain, Laplace domain. So that will be E of s is equal to error transfer function into R of s input. And inputs आपको हमें दी हुई हैं यूनिट स्टेप इनपुट, रैंप और पैराबोलिक इनपुट। तो इंडिविजुअली आप इन डिफरेंट इनपुट्स को आर ऑफ एस में पुट करते जाएंगे और स्टेडी स्टेट एरर या फोर्स्ड एरर या फाइनल वैल्यू ऑफ एरर आपको फाइंड आउट करनी है। सो फॉर दैट यू विल अप्लाई final value theorem on error signal, which will be like this way. Okay, so limit s tends to 0 on SES, which will give you time domain at value of error at t is equal to infinity. So E infinity is basically steady state error or forced error. सो इस तरह से आप निकाल सकते हैं और यहाँ पे आंसर में आप देख सकते हैं कि वही तीन पॉसिबल बिहेवियर्स ऑफ एरर, स्टेडी स्टेट एरर यहाँ पे आ रहे हैं कि एक में जो सा ये जीरो स्टेडी स्टेट एरर है, फिर नॉन जीरो कांस्टेंट स्टेडी स्टेट एरर है और इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर है। सो ये यूनिट स्टेप, रैंप और पैराबोलिक इनपुट्स के लिए डिफरेंट बिहेवियर ऑफ थ्री पॉसिबल बिहेवियर्स ऑफ स्टेडी स्टेट एरर आप देख रहे हैं। सो डिफरेंट पावर ऑफ टाइम इनपुट सिग्नल्स के साथ जो स्टेडी स्टेट एरर एवेल्यूएशन है उसकी परफॉर्मेंस को हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से देखें कि लास्ट प्रॉब्लम में वी हैव सीन के ये थ्री पॉसिबल स्टेडी स्टेट बिहेवियर से कि स्टेडी स्टेट एरर जीरो हो सकता है, नॉन जीरो कांस्टेंट हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है। सो इसको हमने फिर एवेल्यूएट कैसे किया कि हमने बेसिकली हर पावर ऑफ टाइम इनपुट के साथ जो बेसिकली फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया था। सो इतनी कंप्यूटेशन और वैल्यूएशन के बाद हमने निकाला था कि बेसिकली वही कि एक इनपुट के साथ जो सा ये जीरो है, एक के साथ नॉन जीरो कांस्टेंट है और एक के साथ ये इनफाइनाइट है। सो क्या हमारे पास कोई ऐसा मेथड या ऐसा फर्दर परफॉर्मेंस वैल्यूएशन मेथड अवेलेबल है कि हम ये डिफरेंट पावर ऑफ टाइम इनपुट्स के लिए किसी भी सिस्टम का ये जो बिहेवियर है स्टेडी स्टेट का ये ऑब्जर्व कर सकें विदाउट कैलकुलेटिंग। ओके, सो ये जीरो और जो इनफाइनाइट है बेसिकली ये हमें डायरेक्टली पता लग सके। सो हमें इसके लिए जो सा वो पूरा सिग्नल निकाल के उस पर फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने का प्रोसीजर ना करना पड़े।
So for that purpose, we will now introduce next concept to you, which is system type number. So system type number basically क्या है कि एरर ट्रांसफर फंक्शन के अंदर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में s इज इक्वल टू जीरो के कितने फैक्टर्स हैं. So that is basically a system type number. So the number of factors of s is equal to 0 available in the numerator of error transfer function is called system type number. In other words, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि error transfer function में s is equal to 0 के ऊपर कितने zeros हैं. सो दैट इज बेसिकली सिस्टम टाइप नंबर. आप देख सकते हैं कि एस का एक फैक्टर है न्यूमरेटर के अंदर एरर ट्रांसफर फंक्शन में, मींस एस इज इक्वल टू जीरो के ऊपर एक जीरो है. अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं तो एस इज इक्वल टू जीरो के ऊपर एक जीरो है. ओके, सो यहीं पे अगर न्यूमरेटर में एस स्क्वायर होता और हमारे पास जो सा वो दो जो सा वो जीरोस होते एट ओरिजिन, तो सिस्टम टाइप नंबर हमारे पास टू होता. ओके, सो न्यूमरेटर में एस के एस इज इक्वल टू जीरो के कितने फैक्टर्स हैं, दैट इंडिकेट्स डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ सिस्टम टाइप नंबर. ओके, सो अगर हमारे पास न्यूमरेटर में एरर ट्रांसफर फंक्शन के अंदर एस क्यूब का फैक्टर हो, साथ बेशक कोई और फैक्टर हो जाए, सो डिनोमिनेटर में भी कुछ हो. सो हेयर वी कैन सी कि एस इज इक्वल टू जीरो के तीन फैक्टर्स हैं. ओके, सो दैट मीन्स सिस्टम टाइप नंबर इज थ्री. सो दिस सिस्टम हैज system type number 3. Okay, so you can easily find out system type number from error transfer function. So अगर आपने सिस्टम की सिस्टम टाइप नंबर निकाल ली है, तो सिस्टम टाइप नंबर और पावर ऑफ टाइम को देखते हुए आप डायरेक्टली ये नेक्स्ट कमिंग थ्री रूल्स के साथ डायरेक्टली वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट एरर बता सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल स्टेडी स्टेट एरर जो है वो फाइनाइट होगा और नॉन जीरो होगा जब भी सिस्टम टाइप नंबर जो है वो पावर ऑफ टाइम के इक्वल होगा. ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप देखें कि इस एग्जांपल में सिस्टम टाइप नंबर वन है. सो अब कौन सी पावर ऑफ टाइम इनपुट है जो कि हमारे पास जिसमें टाइम की पावर वन होती है, सो दैट इज रैंप इनपुट. सो यू सी टी यू टी हमारे पास जो सा वो आर ऑफ टी अगर हो, सो इसमें टाइम की पावर वन है. ओके, सो दिस इज रैंप इनपुट. तो रैंप इनपुट के केस में टाइम की पावर और सिस्टम टाइप नंबर जो सा वो इक्वल है. सो इन दिस केस steady state error will always be finite non-zero constant. Okay, so अब हमें वैल्यू उसकी नहीं पता लग रही, लेकिन इतना जरूर पता लग गया कि वो फाइनाइट नॉन जीरो कांस्टेंट केस होगा. एंड इन दिस केस वी कैन फर्दर प्रोसीड टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू के एरर ट्रांसफर फंक्शन के साथ आप आर ऑफ एस मल्टीप्लाई करके जिस तरह से हमने पहले किया, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करके ये फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इन दिस केस you have to find out you have to apply final value theorem on error signal to find out that non-zero finite constant value of steady state error. But in other cases now the work will be very easy. For example, अगर हम बात करें कि पावर ऑफ टाइम जो है वो इनपुट सिग्नल के अंदर अगर वो लेस देन सिस्टम टाइप नंबर है, ओके, so power of time is less than system time number, then the steady state error will always be equal to zero. तो सिस्टम का जो स्टेडी स्टेट एरर है वो हमेशा जीरो होगा. सो अगर आप ये टेस्ट लगा लेते हैं तो आप स्ट्रेट अवे बता सकते हैं कि स्टेडी स्टेट एरर या फोर्स्ड एरर जो है वो जीरो होगा. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम टाइप नंबर वन है और अगर मैं यहाँ पे कहूँ पावर ऑफ टाइम, लेट से कि मैं यूनिट स्टेप इनपुट की बात करता हूँ, तो यूनिट स्टेप इनपुट के केस में लेट से कि ए यू ऑफ टी, यूनिट स्टेप केस में यू ऑफ टी जो सा वो सिग्नल होगा, सो यू ऑफ टी सिग्नल है. इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट टी रेज पावर जीरो सिग्नल है. सो आर ऑफ टी इज इक्वल टू दिस. सो टी रेज पावर जीरो इज इक्वल टू वन. सो आर टी इज इक्वल टू यू टी. तो यूनिट स्टेप इनपुट है. नाउ हेयर यू कैन सी दैट पावर ऑफ टाइम इज लेस देन सिस्टम टाइप नंबर. सो इन दैट केस अब आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के लिए जो सा वो विद यूनिट स्टेप इनपुट
स्टेडी स्टेट एरर जीरो होगा. यू डोंट हैव टू अप्लाई द फाइनल वैल्यू थ्योरम. You straight away, based on this check, you can straight away tell about the steady state error that it will be zero. सिमिलरली नेक्स्ट थर्ड जो हमारे पास लास्ट केस है, अगर आप देखते हैं कि पावर ऑफ टाइम इनपुट, पावर ऑफ टी इन पावर ऑफ टाइम इनपुट, if it is greater than system type number, so you can straight away give this result that steady state error is infinite. Okay, steady state error या forced error infinite होगा. So जब भी power of time is greater than system type number, so then steady state error will always be infinite. For example, in this system we have system type number 1, और अगर मैं बात करूं इस सिस्टम के लिए विद पैराबोलिक इनपुट, so parabolic input के केस में r of t will be is equal to t square ut, let's say. Okay, so t square ut के केस में हम देख रहे हैं कि बेसिकली जो पावर ऑफ टाइम है दैट इज 2 और सिस्टम टाइप नंबर 1 है. सो पावर ऑफ टाइम इज ग्रेटर देन सिस्टम टाइप नंबर. सो फॉर दिस सिस्टम the steady state error for parabolic input will always be infinite or infinity. Okay, so ये इस तरह से आप सिस्टम टाइप नंबर को यूज करते हुए जो है वो इस तरह से डिफरेंट टाइम पावर ऑफ टाइम इनपुट्स के लिए डायरेक्ट जो कंक्लूजन है वो डिफाइन कर सकते हैं. एंड सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें अब आपको फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हेन पावर ऑफ टाइम और सिस्टम टाइप नंबर आर इक्वल. सो सिर्फ एक केस में आप एक इनपुट के साथ ये फाइंड आउट करेंगे अगर आपको इसकी फाइनल एग्जैक्ट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए. इन अदर केसेस या वो जीरो होगा या इनफाइनाइट होगा जब भी पावर ऑफ टाइम और सिस्टम टाइप नंबर इम्बैलेंस है. जब भी वो इक्वल नहीं होंगे तो या स्टेडी स्टेट एरर जीरो होना है या इनफाइनाइट होना है, बेस्ड अपॉन दीज टू कंडीशंस. सो ये एक जनरल टेबल है जो इसी सिस्टम टाइप नंबर की बेस पे जो सा वो स्टेडी स्टेट एरर्स को कंप्यूट करके दिखाया गया है फॉर डिफरेंट पावर ऑफ टाइम इनपुट्स. सो इस मैट्रिक्स में आप बड़ा इजीली इस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं. सो फर्स्ट कॉलम इज सिस्टम टाइप नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, और इसी तरह से इन ईच कॉलम फर्स्ट रो में हमारे पास जो सा वो बेसिकली पावर ऑफ टाइम इनपुट्स हैं. सो फर्स्ट वन इज स्टेप इनपुट विच इज टी रेज पावर 0. इसी तरह से रैंप इनपुट है, पैराबोलिक इनपुट है, एंड टी रेज पावर क्यूब हायर पावर ऑफ टाइम इनपुट्स हैं. सो इसमें अगर आप देखें तो अब डायगोनल एंट्रीज ऐसी हैं जहां पे बेसिकली सिस्टम टाइप नंबर और जो पावर ऑफ टाइम है वो बेसिकली इक्वल आती हैं. सो उन डायगोनल एंट्रीज के ऊपर बेसिकली हम देख रहे हैं कि हमें जो सा वो स्टेडी स्टेट एरर निकालने के लिए जो सा वो फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आप इस वैल्यू को देखें तो this for this value, for this term, system type number is 2 and also the power of time is 2. So in this case we have to apply final value theorem, and this will be the case when steady state error will be some non-zero constant. So first case में. नेक्स्ट इसी तरह से अगर आप डायगोनल के नीचे लोअर ट्रायंगुलर वैल्यूज को देखें इस मैट्रिक्स के अंदर, so in these lower triangular values you will see all zero entries. so ये सब की सब जीरो एंट्रीज किस वजह से हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो पावर ऑफ टाइम जो है वो दैट इज बेसिकली ग्रेटर, दैट इज लेस देन सिस्टम टाइप नंबर. ओके, सो फॉर एग्जांपल हम इस एंट्री की बात करते हैं. सो हेयर पावर ऑफ टाइम इज 0 बट सिस्टम टाइप नंबर इज 3. सो दिस इज द सेकंड केस कि जब भी हमारे पास पावर ऑफ टाइम जो है वो लेस देन सिस्टम टाइप नंबर होगी, द स्टेडी स्टेट एरर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0. सो इन सब एंट्रीज के अंदर जो लोअर ट्रायंगुलर एंट्रीज हैं यहाँ पे पावर ऑफ टाइम जो है वो इज लेस देन सिस्टम टाइप नंबर. दैट्स वाई ये सारी की सारी जीरो एंट्रीज हैं, एंड नो नीड टू कैलकुलेट दीज जीरोज बाय अप्लाइंग फाइनल वैल्यू थ्योरम. एंड सिमिलरली डायगोनल के ऊपर जो सा वो अपर ट्रायंगुलर जो वैल्यूज हैं अगर उनको देखें तो वो सब के सब इनफाइनाइट है, एंड दैट इज ड्यू टू थर्ड रूल
कि पावर ऑफ टाइम जो है वो इन सब के अंदर ग्रेटर देन सिस्टम टाइप नंबर है. ओके, सो पावर ऑफ टाइम इज ग्रेटर देन सिस्टम टाइप नंबर, दैट्स व्हाई स्टेडी स्टेट एरर विल ऑलवेज बी इज इक्वल टू इन्फिनिटी. सो यहाँ पे इनफाइनाइट होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम इस एंट्री की लेट से बात करें, सो इस एंट्री पे अगर आप देखें तो पावर ऑफ टाइम इज 3 एंड सिस्टम टाइप नंबर इज 1. सो पावर ऑफ टाइम इज ग्रेटर देन सिस्टम टाइप नंबर एंड द रिजल्ट इज इन्फिनिटी. स्ट्रेट अवे इन्फिनिटी है और हमें यहाँ पे भी फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं. सो दैट्स हाउ जो सिस्टम टाइप नंबर है ये हमें पावर ऑफ टाइम सिग्नल्स के लिए स्टेडी स्टेट एरर को फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट एक्सेस देता है, इजी वे देता है कि हम इजीली जो सा वो डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स के लिए स्टेडी स्टेट एरर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इसी तरह से अगर हम देखें तो कुछ एग्जांपल्स में, अब अगर हमारे पास कोई टाइप जीरो सिस्टम का स्टेप रिस्पांस हो, सो दैट वुड बी लाइक दिस, इन विच वी हैव नॉन जीरो स्टेडी स्टेट एरर, नॉन जीरो कांस्टेंट स्टेडी स्टेट एरर, बिकॉज स्टेप इनपुट की जब बात करते हैं तो पावर ऑफ टाइम जो है वो टी पावर भी यहाँ पे जीरो होगी एंड टी रेज पावर जीरो पावर ऑफ टाइम एंड सिस्टम टाइप नंबर इज सेम. सो ये इक्वल है, तो we will have non-zero constant steady state error. Okay, so for steady state error we now basically we have to find out the exact value, we have to apply final value theorem or error signal. So इसी तरह से अगर हमें ये बेसिकली रिवर्स भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. अगर हमें जो सा वो स्टेडी स्टेट एरर गिवन हो, स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू पता लग जाए, तो वी कैन बेसिकली फाइंड आउट दी सिस्टम टाइप नंबर, वो भी हम बता सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो अब ये यहाँ पे हमें स्टेडी स्टेट एरर जो सा वो नॉन जीरो कांस्टेंट शो कर रहा है. सो नॉन जीरो कांस्टेंट स्टेडी स्टेट एरर है and the input is here ramp input. So नॉन जीरो कांस्टेंट स्टेडी स्टेट का एरर हमेशा वही होता है जब हमारे पास पावर ऑफ टाइम और सिस्टम टाइप नंबर इक्वल होते हैं. सो यहाँ पे अगर मेरे पास ये नॉन जीरो कांस्टेंट एरर है विद रैम्प इनपुट, सो इन रैम्प इनपुट वी हैव टी रेज पावर 1. सो वी कैन स्ट्रेट अवे फाइंड आउट दैट यहाँ पे मस्ट है कि सिस्टम टाइप नंबर भी पावर ऑफ टाइम के इक्वल होगी. सो टी की पावर 1 है तो ये टाइप 1 सिस्टम होगा विद रैम्प रिस्पांस इट इज गिविंग नॉन जीरो कांस्टेंट स्टेडी स्टेट एरर. इसी तरह से जो है वो फॉर पैराबोलिक इनपुट, सो फॉर पैराबोलिक इनपुट टाइप 2 सिस्टम जो सा वो होगा जो कि नॉन जीरो कांस्टेंट स्टेडी स्टेट एरर दे रहा होगा. ओके, सो बिकॉज पावर ऑफ टाइम हेयर इज इक्वल टू system type number and then we have to we will get steady state error as non-zero constant value, so for which we have to apply final value theorem to find out the exact value. So इस तरह से हम पावर ऑफ टाइम को यूटिलाइज करते हुए स्टेडी स्टेट एरर के बारे में बड़ा इजीली जो सा वो गैस कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. In these practice problems, first we have to find out the output input error transmittance और error transfer function. तो हमें जो सा वो error transfer function find out करना है and then you have to find out the system type number. So ये हमें सारे systems जो सा वो block diagram और SFG की form में given है. So to find out the error transmittance, you first have to find out the transfer function. तो first step में आप transfer function निकालेंगे which can be found out in with block diagram reduction in block diagram forms and Mason gain rule with SFG form of the system given. So transfer function आप निकाल लेते हैं, तो then you can find out the error transfer function by subtracting transfer function from 1 और उसके बाद आप जो सा वो सिस्टम एरर ट्रांसमिटेंस को देखते हुए सिस्टम टाइप नंबर निकाल सकते हैं. एंड जब ये भी आपके पास आ गया तो देन यू कैन फाइंड आउट द स्टेडी स्टेट एरर्स फॉर यूनिट स्टेप एंड रैंप इनपुट्स विद द केसेस व्हिच वी हैव सीन प्रीवियसली. तो उन रूल्स को यूज करते हुए पावर ऑफ टाइम और सिस्टम टाइप नंबर को मैच करते हुए आप स्टेडी स्टेट एरर्स जो है वो डिफरेंट पावर ऑफ टाइम इनपुट्स के लिए निकाल सकते हैं. So that's how you will solve these problems.